गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में अपने इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इन्हीं को हम शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। तो देखो, अगर आपके सामने कोई वर्ड यूज करता है डीपीएसपी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपल ये मतलब निकालना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, जो कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में बताते हैं। अब देखो, यहां से पहले एक प्री का क्वेश्चन ये ध्यान रखो कि इस पार्ट 4 का नेम क्या है। दूसरा, इस पार्ट 4 में आर्टिकल कितने हैं? 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। और तीसरा क्वेश्चन ये कि ये डीपीएसपी हमने कौन से देश के संविधान से लिए? तो हमने आयरलैंड से लिए। नोट करेंगे, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के प्रोविजन को लिया है। अब देखो, यहाँ पे सेक्शन आर्टिकल 36 कहता है डेफिनेशन। अब यहाँ पे इस टाइटल को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा बेरेक में लिखा हुआ है सिंपल परिभाषा, आपको लिखना है राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा का क्या मतलब है? जो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट में जो हमें स्टेट का मतलब बताया है, वही यहाँ पर लिखना है। अब इतनी सी लाइन आपको यहाँ पे नहीं लिखनी, आपको यहाँ पे लिखना है कि आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन। जो आर्टिकल 12 में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे कि भारत की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, राज्य का विधानमंडल, प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, वही वर्ड यहाँ पे, वही डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37। कहता है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। यहाँ पे हमें ये आर्टिकल कहता है कि इस भाग में, ये मतलब इस पार्ट 4 में हमने आपको जितनी भी चीजें बताई है, वो चीजें कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकती। याद करो, हमने फंडामेंटल राइट पढ़े, फंडामेंटल राइट को हम कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हैं, मतलब कि किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन में हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी, क्योंकि ये डीपीएसपी स्टेट पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, मतलब हर एक राज्य सरकार पर ये कर्तव्य अधिरोपित किया जा रहा है कि इस पार्ट में जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं उनका पालन करें। जैसे फंडामेंटल राइट में हमारे लिए बताया था कि भारत के हर एक नागरिक को बोलने का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो हमारे अधिकार थे। यहाँ पर ये राज्य का कर्तव्य है कि भाई राज्य को अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए ये काम करने पड़ेंगे जो इस पार्ट 4 में बताए हैं। अब आर्टिकल 37 ने कहा इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, कि अंतर्विष्ट उपबंध अंडरलाइन करेंगे किसी भी कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किसी भी कोर्ट द्वारा एनफोर्स नहीं किए जा सकेंगे। मतलब कोई भी राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि मैं ग्राम पंचायतों का संगठन नहीं करूंगी, कोई भी राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि मैं पर्यावरण का ध्यान नहीं रखूंगी। उनको ये कर्तव्य पूरे करने ही करने पड़ेंगे। किंतु फिर भी इनमें अभिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस आर्टिकल में दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहली कि ये डीपीएसपी किसी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं होंगे, और दूसरा ये जो प्रोविजन है ये सारे क्या है, राज्य के कर्तव्य है। उसके बाद आर्टिकल 38 वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार करके लिखेंगे। ये आर्टिकल कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखो, ये जो डीपीएसपी है ना, ये डीपीएसपी 3 तरीके से हम पढ़ते हैं, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, और एक दूसरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 तरीके से हम इस डीपीएसपी को पढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे स्टेट के ऊपर एक कर्तव्य और अधिरोपित किया कि स्टेट ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, मतलब समाज में इस तरीके से चीजों को मेंटेन करेगा जिसमें सामाजिक व्यवस्था में कौन कौन सी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे,
उनकी स्थापना करे, संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो राज्य के ऊपर एक और कर्तव्य अधिरोपित किया कि वो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में स्थापना करेगा, संरक्षण करेगा और लोक व्यवस्था की अभिवृद्धि करेगा। देन क्लोज टू में हेडिंग निकालेंगे आय की असमानता, आय की असमानता, और पहले वाले क्लोज में हम अंडरलाइन करके निकालेंगे सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। जैसे मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ ना, जो चीजें आपको बाहर निकाल के लिखनी है वहां पे आप क्लोज 1 हेडिंग लगा के फिर ये टाइटल लगा के अंडरलाइन करके और फिर अंदर की बात आप लिखोगे। इसके बाद कहता है राज्य विशिष्टतया, अंडरलाइन करेंगे, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। मतलब स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी है कि इनकम को लेकर जितनी भी असमानताएं हैं, अनइक्वालिटी है, उनको खत्म करने का प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा, और जो विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो मेन की पॉइंट क्या है, आय की असमानता को कम करना। इसके बाद आ जाओ आर्टिकल नंबर 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अब देखो यहाँ पे इस आर्टिकल को पहले तो स्टार करके लिखो, प्री का अपने आप में आर्टिकल है, मेंस का आर्टिकल है, प्लस इसमें से एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, वो भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन इसमें इंटरव्यू का है। अब देखो स्टेट और कौन कौन से नीति तत्व है जिनका अनुसरण करेगा, जिनका ध्यान रखेगा। तो निम्नलिखित तथ्य है, पहले में पुरुष और सभी स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। स्टेट ये देखेगा कि हर एक मेल और हर एक फीमेल को इक्वल तरीके से जीविका मतलब जीवन को यापन करने के लिए पर्याप्त साधन मिले। तो पहला का क्या की पॉइंट निकलेगा, जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन। अब मैं आपको बताऊंगी, पहले की पॉइंट लिखो कि किस तरीके से फिर इस आर्टिकल को आपको याद रखना है। बी में कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन बने। सेकंड में भौतिक संसाधन, सेकंड में की पॉइंट क्या है हमारा, भौतिक संसाधन। थर्ड कहता है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो थर्ड में की पॉइंट क्या है, आर्थिक व्यवस्था। फोर्थ वाला की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस। स्टेट की ड्यूटी है कि हर एक चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जितना वो काम करे उसका उतनी मजदूरी उसको दे। मतलब मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों को इक्वल तरीके से सैलरी आपको देनी पड़ेगी। ई कहता है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। तो ई में लिखो पुरुष और स्त्री कर्मकार का स्वास्थ्य, पुरुष और स्त्री कर्मकार का स्वास्थ्य। उसके बाद एफ क्लोज कहते हैं बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। तो सिक्स्थ वाले में है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण देना। अब ये 6 की पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, फिर से वापस रिपीट कर रही हूँ। छठा की पॉइंट है अपना बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, ठीक है। फिफ्थ वाला की पॉइंट है हमारा पुरुष और स्त्री कर्मकार का स्वास्थ्य। फोर्थ है स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, फोर्थ हो गया। थर्ड में आर्थिक व्यवस्था, सेकंड में भौतिक संसाधन और फर्स्ट में जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन। अब देखो आर्टिकल 39 को आप जब याद करोगे तो आपको पहले टाइटल तो देखो याद करना ही करना है, कोई शॉर्टकट नहीं। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, तो पहला की पॉइंट जीविका के पर्याप्त साधन, दूसरा की पॉइंट भौतिक संसाधन, तीसरा आर्थिक व्यवस्था, चौथा समान कार्य के लिए समान वेतन, पांचवा पुरुष और स्त्री कर्मकार का स्वास्थ्य और छठा हमें बताता है बालकों के स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण। पहले आपको ये 6 की पॉइंट ही याद करने हैं। जब ये 6 की पॉइंट याद हो जाए उसके बाद आपको इस सारी जो लाइनें दे रखी है उनको रीड करना है। अब इसके बाद इस आर्टिकल को याद कर लिया, अब देखो फिर एक छोटा सा डायग्राम बनाओगे जो की पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, जैसे आर्टिकल
हो गया अपना 36, आर्टिकल हो गया अपना 38 में से आप ऐसे 6 एरो निकालोगे, 1 2 3 4 5 6, साथ के साथ डायग्रामेटिक तरीके से भी चीजें समझा रही हूँ कि कैसे आर्टिकल खत्म होने के बाद लिखना है। जैसे पहले की पॉइंट में ए लगा के लिखा, जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त, ये शॉर्ट नोट बनाने का भी तरीका है, हर आर्टिकल को हम शॉर्ट तरीके से कैसे लिखें, जीविका के पर्याप्त साधन। दूसरा हो गया भौतिक संसाधन, ठीक है, तीसरे में लिखो, चौथे में लिखो, पांचवे में लिखो, छठे में लिखो, ऐसे की पॉइंट बना के और डायग्राम बना के भी चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आ जाओ अपना आर्टिकल नंबर 39, स्टार करके लिख लेना कि प्री मेंस और इंटरव्यू, प्री मेंस और इंटरव्यू, साथ ही साथ इसको लिखना ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे एग्जाम में आता है कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। देखो हमने बीएनएसएस पढ़ी है, हमने सीपीसी पढ़ी है, हमने इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ा है, जहां पे हमें कहता है कि अगर आप गरीब हो, अगर केस इंस्टीट्यूट करने के पैसे नहीं है, वकील हायर करने के पैसे नहीं है, तो कोर्ट या स्टेट आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाएगी, पैसा भी देगी, वकील भी प्रोवाइड करवाएगी और आपका केस भी इंस्टीट्यूट करवाएगी। तो फ्री लीगल एड हम कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं, 39A में पढ़ते हैं। इस आर्टिकल को लिखो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, इस आर्टिकल को लिखेंगे हम 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया। अब देखो सिंपल सी बात है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना किसकी ड्यूटी है, तो भाई स्टेट की ड्यूटी है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और यह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण, अंडरलाइन करेंगे, कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हर एक नागरिक को न्याय मिले। अगर हर एक नागरिक को न्याय मिलने में पैसा आ रहा है बीच में, तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो उनको फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करवाएगी। इसके बाद आर्टिकल 40 को लिखो प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ग्राम पंचायतों का संगठन। सीधी सी बात, ग्राम पंचायतों का संगठन कौन करेगा, तो भाई स्टेट करेगा। सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। सारी चीजें तो बेरेक में लिखनी, नोट्स में लिखनी है, लेकिन प्री का क्वेश्चन क्या है, एक टाइटल और संगठन करवाने का काम किसका होगा, स्टेट का होगा। देन आ जाओ 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। हर एक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, लोक सहायता पाने का अधिकार है, लेकिन हमें ये सारी चीजें देगा कौन, तो स्टेट देगा कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। तो स्टेट ही ये सारे काम करेगा। इसमें एक एग्जांपल में लिख लो, बूढ़ों को पेंशन आर्टिकल 41 में दी जाती है। मतलब जो आपके घर में कोई भी बुजुर्ग होता होगा तो उनको जो पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत मिल रही है, 41 के तहत मिल रही है। देन आ जाओ आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में ये जो प्रसूति सहायता है ना, मैटरनिटी रिलीफ, ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हमें कहता है कि जो गर्भवती महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है, जैसे हमारे राजस्थान में जो गर्भवती महिलाएं होती है, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाती है तो उनको पैसा भी मिलता है, खाने की चीजें भी मिलती है, प्लस जो भी बच्चा होता है उसको भी एक्स्ट्रा पैसे, जब तक वो 18 ईयर के नहीं हो जाते तब तक उनको गवर्नमेंट पैसे दिलाती है। हमारे राजस्थान में ये स्कीम है, ठीक है। तो आपके स्टेट में भी अलग अलग स्कीम होती होगी, लेकिन स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि वो मैटरनिटी रिलीफ संबंधी भी कुछ प्रोविजन को एप्लीकेबल करेगा। देन आ जाओ आर्टिकल 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। तो इस आर्टिकल को याद रखेंगे, निर्वाह मजदूरी से अब स्टेट का काम है कि वो क्या करेगा, कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम करेगा। तो इस आर्टिकल को भी आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान रखना है। 43 उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, सिर्फ हमें टाइटल याद रखना है।
ये जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, ये जो अभी अपनों ने आर्टिकल पढ़ा है 43A, लिखो इसको 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा है, 1976 से जोड़ा है। अब आ जाओ 43B, इस आर्टिकल का भी टाइटल याद रखना है, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करने का काम किसका है, स्टेट का है। 44 वेरी इंपॉर्टेंट है, यूसीसी, इस आर्टिकल को हम शॉर्ट में बोलते हैं यूसीसी, हिंदी में इसको बोलते हैं समान सिविल संहिता। देखो इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले या राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक ही कानून, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, हिंदू का है, चाहे मुस्लिम का है, यहूदी का है, फारसी के लिए, उन सब के लिए एक ही लॉ बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, यूसीसी। अब जैसे एक हिंदू धर्म का व्यक्ति है, उसे मैरिज करनी है, अडॉप्शन लेना है, डाइवोर्स लेना है, तो वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं। यही मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग करता है। तो उनके लिए हर एक जो कानून है, पर्सनल लॉ जिसे हम कहते हैं, उन सबको खत्म करके एक ही कानून बनाना, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस आर्टिकल को लिखो प्री मेंस इंटरव्यू प्लस ऐसे राइटिंग के लिए, स्टेट का क्या है, ड्यूटी है कि वो सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूसीसी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कहाँ पर यूसीसी है, एग्जाम्पल में लिख लो, एक गोवा में गोवा यूसीसी कानून है, तो वहां पे सिर्फ एक ही कानून एप्लीकेबल होता है, बाकी पर्सनल लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होते। 45 आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करना, कि राज्य सभी बालकों के लिए, अंडरलाइन करो, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, जो आंगनबाड़ी होते हैं, स्टेट के द्वारा ये चीजें बनाई जाती है, शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो एग्जाम्पल में लिख दो जो आंगनबाड़ी होते हैं। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 46, प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एससी एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। राज्य का काम है कि जनता जो हमारी दुर्बल वर्ग है, एससी है, एसटी है, उनके लिए भी एक्स्ट्रा प्रोविजन यहाँ पे करेगा और उनके साथ किसी भी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। 47 प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। स्टेट हमें कनक प्रोवाइड करती है, चीनी प्रोवाइड करती है, राशन का सामान प्रोवाइड करती है। कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड करवाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पोषाहार स्तर, आर्टिकल 47। उसके बाद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, राज्य कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, जैसे गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण, सुधार करने के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। तो ये भी हमारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू का है। 48A पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना किसकी ड्यूटी है, तो भाई स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट इन सब का क्या करेगा, ध्यान रखेगा। इस आर्टिकल को लिखो 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसको जोड़ा गया, 1976 से इसको जोड़ा गया। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 49, जितने भी हमारे सन स्मारक है, जैसे एग्जांपल में लिख लो ताजमहल, जो अपने बोलते हैं ना ये हमारा टूरिस्ट प्लेस है, तो उन टूरिस्ट प्लेसेस का ध्यान रखना, रिनोवेशन करना किसका काम होगा, स्टेट का होगा। तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी सन स्मारक है, स्थान है, वस्तु है, उनका संरक्षण कौन करेगा, स्टेट करेगा। प्री पॉइंट ऑफ व्यू का है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ऐसे का एक क्वेश्चन आता है। किसका काम है, स्टेट का काम है, स्टेट ही काम को संभालेगी। 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब हमने स्टेट की, अपने देश की बात कर ली, अब हमें क्या चाहिए, इंटरनेशनल पीस भी तो चाहिए, अंतरराष्ट्रीय शांति भी हमें चाहिए। तो क्या क्या काम किए जाएगा, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखेगा, और उसके अलावा संगठित लोगों का और अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा, और अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो इस आर्टिकल में भी हमें बताया है कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने का काम किसका है, स्टेट का है। तो ये आज हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक के जो हमारे डीपीएसपी है,
इनको हमने बेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। नेक्स्ट एक और लेक्चर आएगा इसी 36 से 51 तक डीपीएसपी, इनको हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझेंगे ताकि आप उस पीडीएफ से अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सको। तो एक और लेक्चर आपका डीपीएसपी से रिलेटेड आएगा। इस आर्टिकल में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड धन्यवाद।